चलिए, गुरुकुल क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग AC जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। छठा चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस सिद्धांत पर काम करने वाला यह डिवाइस है AC जनरेटर। जनरेटर वास्तव में हिंदी में आपने इसको 10वीं में पढ़ा था, जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को। और अगर हम लोग मशीनों की दुनिया की बात करें तो इसने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, जिसने मनुष्य के सभी कामों को बहुत ही इजी वे में, एक तरह से कहिए तो टोटल मशीनों के आविष्कार जो हुआ उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान AC जनरेटर का था या जनरेटर का था। जनरेटर वास्तव में मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जनरेटर का उपयोग शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में अभी नहीं हो रहा हो। हम जितना भी हम लोग दिन या रात में अंतर नहीं करके जब भी मन हो तब हम वर्क कर सकते हैं। इसका एक बड़ा मकसद, एक बड़ा जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ किससे? जनरेटर से। आधुनिक एरा में बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ चुके हैं, मान लीजिए, जहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं। सेल एक से एक डेवलप होते जा रहे हैं, बैटरी, इन्वर्टर और भी ज़्यादा सप्लायर्स, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग जो था वह इसमें बहुत बड़ा वर्क था किसका? जनरेटर का। AC जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पर काम करता है? किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर के शुरुआत में ही हमने पढ़ा फैराडे लॉ, जिसने कहा कि यदि मैग्नेट और कॉइल के बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन होगा तो निश्चित रूप से कॉइल में क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा। EMF मतलब क्या? करंट। EMF मतलब वोल्टेज होगा तो ऑलरेडी करंट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यह भी बनता है कि इस जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, याद रखेंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E बराबर -N d∅/dt। फैराडे का सेकेंड लॉ था कि EMF इंड्यूस विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। EMF जो इंड्यूस होगा वह -N d∅/dt। फाई जो है वह मैग्नेटिक फ्लक्स है, N जो है वह नंबर ऑफ टर्न है, और E जो है वह क्या है? EMF इंड्यूस है या इंड्यूस्ड EMF है। ठीक है। किसी भी डिवाइस के बारे में जब आप 5 नंबर का आंसर लिखते हैं तो निश्चित रूप से सबसे पहले उस डिवाइस का परिचय लिखना है। इससे पहले चूँकि आप पढ़ चुके हैं साइक्लोट्रॉन, फिर आगे पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड में रेगुलर पूछता है। तो जब भी किसी डिवाइस के बारे में आप लिखेंगे, निश्चित रूप से 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे सबसे पहले उस डिवाइस का काम क्या है, वह क्या करता है, मतलब एक तरह से कहिए अगर जनरल हम बात करें तो इंट्रोडक्शन। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जब हम लेख लिखते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे सबसे पहले उसका परिचय होता है। पाठ लिखते हैं तो पाठ परिचय होता है, लेखक परिचय होता है। ठीक वैसे ही जब आप डिवाइस, किसी भी डिवाइस के बारे में लिखिएगा तो सबसे पहले उस डिवाइस का क्या काम है। तो AC जनरेटर यहाँ हम लोग पढ़ें तो AC जनरेटर का क्या काम है? यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या? करंट उत्पन्न करेगा, EMF उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के रूप में हमको सर्किट में प्राप्त होता है। तो यह वह डिवाइस है, यह वह यंत्र है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
उसके बाद लिखते हैं उसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। या किस सिद्धांत पर काम करता है, तो -n/d∅/dt, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या, या किस सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिजिक्स में हमेशा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आप लिख दीजिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी E = -n/d∅/dt। एज वी नो E is EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, n नंबर ऑफ टर्न, और फ्लक्स फाई जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ओके, तीसरा पोर्शन जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बनावट। क्या कहते हैं, या रचना। तो हर एक मशीन 1 डिग्राफ जनरेटर आप पढ़े, निश्चित रूप से सबसे पहले परिचय जो काम है उसका, दूसरा प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर काम करता है, तीसरा कंस्ट्रक्शन। क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसका काम क्या, इसमें क्या सब होते हैं। तो इट कंसिस्ट्स मेनली 4 पार्ट्स, मुख्यतः इसमें 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। तो पहला पार्ट हो गया आर्मेचर। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, आर्मेचर। पहला पार्ट हो गया आर्मेचर। दूसरा पार्ट हो गया पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोल्स ऑफ। तीसरा हो गया स्लिप रिंग्स। क्या हो गया, स्लिप रिंग्स। क्या हो गया, और चौथा हो गया कार्बन ब्रश। क्या हो गया, कार्बन। क्या हो गया, आपके एसी जनरेटर में या जनरेटर में मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं, 4। कौन सब, आर्मेचर, पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश। सबसे पहला आर्मेचर। आर्मेचर किसको कहते हैं, तो आर्मेचर कहते हैं सॉफ्ट आयरन के कोर पर। सॉफ्ट आयरन के, सॉफ्ट आयरन कोर जब भी होगा जनरली किसका होगा, सॉफ्ट आयरन का। किसका होगा, सॉफ्ट आयरन का। क्यों होगा, हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े हुए थे रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, कि स्टील का यूज क्यों करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में, और सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग। तो कोर जो वो बनाएंगे हमेशा किसका बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन के कोर पे बहुत सारे कॉइल को टर्न करते हैं हम लोग, जो कि सर्किट में घूमने का काम करता है। सर्किट में जो घूमेगा वही कहलाएगा क्या, आर्मेचर। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो आर्मेचर। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, तो यह जो है, यह पोर्शन जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, यह क्या है, आर्मेचर। क्या है, क्या है, आर्मेचर। क्या है, आर्मेचर सॉफ्ट आयरन का होता है, जिस पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल बंधा रहे। दूसरा हो गया पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पोल्स ऑफ, और इस आर्मेचर को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल के बीच में रखते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कौन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन होता है, तो यह हॉर्सशो मैग्नेट। कैसा, हॉर्सशो मैग्नेट, नाल चुंबक जिसको आप कहते हैं। नाल चुंबक के 2 ध्रुव खंडों के बीच में सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन होता है, नाल चुंबक। तो कनकेव शेप का होता है। किस शेप का, अवतल के आकार का। अवतल मतलब क्या, धंसा हुआ, खुरचा हुआ। तो अवतल के आकार का जो 2 पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आर्मेचर रखा जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा, आपको पता है किधर से किधर जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हो वो आर्मेचर पर क्या हो, परपेंडिकुलर पास। पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंड्यूस किया जाता है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, वो किसके थ्रू, एसटीडी करंट से। किससे, एसटीडी करंट से। एसटीडी करंट से इस मैग्नेट को जागृत किया जाता है। ठीक है। तीसरा हो गया स्लिप रिंग्स। क्या हो गया, यह जो आर्मेचर का 2 इंड है, फाइनल इंड है, फ्री इंड है, वह 2 स्लिप रिंग से जुड़ा होता है, R1 और R2 से जुड़ा होता है। एक इंड C जो है वो जुड़ा हुआ है R1 से,
और डी जो जुड़ा हुआ है किससे, R2 से, इससे क्रॉस कर। और चौथा पोर्शन जो है वो क्या है, कार्बन ब्रश। क्या है, कार्बन ब्रश यहाँ कनेक्ट होता है, जो कि रिंग को टच करते रहता है, रिंग को टच। कोई दिक्कत, कंस्ट्रक्शन समझ गए। अब वर्किंग कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, तो काम करेगा तो हमको पता है कि फ्लक्स चेंज होगा। फैराडे लॉ ने कहा कि जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक EMF इंड्यूस होगा, फ्लक्स का चेंज करना रुक जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF खत्म हो जाएगा। यह करंट तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स कब तक चेंज करेगा, तो जब तक मोशन होता रहेगा, जब तक मोशन होता रहेगा। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमको मोशन करना पड़ेगा। तो हम लोग इस आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं, इस आर्मेचर को रोटेट करवाते हैं। तो जनरली हम लोग रोटेट किस डायरेक्शन में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। मान लिया कि इसको ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड से दिए, थीटा भी लेंगे, थीटा लेंगे, थीटा ओमेगा टी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो ओमेगा एंगल से इसको घुमाया जाए। तो अगर इसको हमने रोटेट करवाया, जनरेटर देखे हैं, उस जनरेटर में क्या करते हैं, रोटेट करवाएंगे। किसको रोटेट करवाएंगे, आर्मेचर। किसको रोटेट करवाएंगे, किसको, आर्मेचर को रोटेट करवाएंगे। तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा। EMF उत्पन्न होगा मतलब क्या, करंट उत्पन्न होगा। और वह करंट आपके इस वायर के थ्रू जहाँ पे भेजना है वहाँ पे सप्लाई होगा। ठीक है। यह जो EMF इंड्यूस्ड होगा, उत्पन्न होगा, इसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं कहाँ से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। क्या था फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, नहीं, 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, 3 फिंगर्स ऑफ, 3 फिंगर्स ऑफ, 3 फिंगर्स ऑफ, कौन सा, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब, 4 फिंगर और मिडिल। तीनों उंगली अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली क्या हो, म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उस समय अगर आपका थंब मोशन को, थंब जो है वो किसको, मोशन को, गति को, गति के दिशा को, मिडिल फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका मिडिल फिंगर जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसका, इंड्यूस करंट का। इंड्यूस इससे पहले हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। तो लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए आया था, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने। किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स। करंट है मिडिल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड है 4 फिंगर, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, इंड्यूस करंट निकालने के लिए राइट हैंड रूल। इंड्यूस करंट निकालने के लिए तो 3 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अगर आपका अंगूठा मोशन को दिखा रहा हो, मोशन के डायरेक्शन को दिखा रहा हो, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हो, तो आपका जो मिडिल फिंगर होगा, मध्यमा जो होगा, वह किसको रिप्रेजेंट करेगा, हिंदी में आप कहते हैं तर्जनी, नहीं, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तो अंगूठा करे किसको, गति को, अंगूठा किसके दिशा को, गति के दिशा को, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो मध्यमा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंड्यूस करंट को। किसको, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जब मान लीजिए इस पर जो लगेगा, इस पर जो होगा, वह जो डायरेक्शन होगा करंट का। अब अगर हम इसको आधा चक्कर जब इसका कंप्लीट हो जाएगा, आधा चक्कर के बाद जिस स्थान पर एडी है
वहाँ आ जाएगा BC, वहाँ आ जाएगा, और जहाँ BC है वहाँ आ जाएगा AD। दोनों का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, दोनों का पोजीशन। फिर जो हम लोग लगाएंगे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन उलट जाएगा। मतलब यह कि यहाँ जो करंट उत्पन्न हो रहा है या अभी तक जो करंट हम लोग पढ़ते आ रहे थे उस करंट से क्या था, अलग। मतलब प्रत्येक आधा चक्कर के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। प्रत्येक आधा चक्कर के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो करंट उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं, तो यह वह करंट होगा जिसका मान प्रत्येक आधे चक्कर के बाद जिसका डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। प्रत्येक आधा चक्कर के बाद डायरेक्शन बदल जाएगा। अब कैसे काम करेगा ये, तो आपने पढ़ा कि E बराबर क्या, E बराबर माइनस, यहाँ पर हम लोग लिखे E बराबर -N d∅/dt, -N d∅/dt, तो हो जाएगा -N d। फाई का परिभाषा क्या है, BA cos थीटा, BA, और यहाँ पर एंगल कितना है, ओमेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा BA cos ओमेगा t, BA cos ओमेगा t। याद करिए ओमेगा बराबर क्या, θ/t, ओमेगा बराबर θ/t, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, ओमेगा t। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ना, एंगुलर, तो BA cos ओमेगा t। B चूंकि हमारा चुंबक है, कौन, A एरिया है, फिक्स ही होगा, तो -NBA d/dt किसका होगा, cos ओमेगा t, cos ओमेगा t। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करें, चूँकि N, B और A, नंबर ऑफ टर्न B हो गया, मैग्नेटिक फील्ड A हो गया, एरिया, तीनों कांस्टेंट है। क्योंकि हम जो एरिया जो भी लगाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, नहीं, जो एक बार लगेगा वही होगा। दूसरा एरिया, एरिया भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो अब बच गया कौन, cos ओमेगा t। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin ओमेगा t। cos थीटा का डिफरेंशिएशन -sin थीटा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन -sin थीटा, तो हो जाएगा -sin ओमेगा t। ओमेगा t भी चूँकि आपने पढ़ा है चेन रूल, नहीं, हमारा फंक्शन है cos, और cos फंक्शन है किसका, ओमेगा t का, तो cos का डिफरेंशिएशन तो -sin, ओमेगा t का तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, ना, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, पता है ना। ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा और cos का डिफरेंशिएशन साइन, तो आपका EMF इंड्यूस क्या होगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, NBA ओमेगा साइन ओमेगा t। मतलब हमारा जो EMF इंड्यूस है वह केवल नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, वेलोसिटी पर डिपेंड ना करके इस सब पर तो करेगा ही, चूँकि ये सब कांस्टेंट होगा, ये डिपेंड करेगा साइन ओमेगा t पर। किस पर, और साइन तो आपको पता है मैक्सिमम होता है +1 और मिनिमम होता है -1। इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ई का मान वैसा ही होगा इसका ग्राफ जैसा ग्राफ साइन का होता है, नहीं, मैक्सिमम मान कितना होगा, तो ओमेगा टी का मान 90 डिग्री हो, π/2 हो, तो साइन 90 का मान 1, तो मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा,
एन बी ए ओमेगा, ना हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, तो मैक्सिमम मान हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ई नोट। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। आगे चैप्टर में हम लोग, अगला चैप्टर हमारा यहीं से शुरुआत होती है। 7वां चैप्टर हमारा क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या है? अल्टरनेट। तो अभी तक जो करंट हम लोग पढ़े, कांस्टेंट करंट की बात करते थे, एसटीडी करंट की बात करते थे, डायरेक्ट करंट की बात करते थे। अब जो करंट आया, यह प्रत्येक चक्कर में इसका मानो बदल रहा है और डायरेक्शनों बदल रहा है, मान भी बदल रहा है, और इसलिए इस करंट को कहा गया क्या? अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहा गया? और ये जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? समझ में आया? तो करंट अब दूगो हो गया, एगो क्या? डायरेक्ट करंट एसटीडी करंट, एगो हो गया अल्टरनेटिंग करंट। क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट। इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा ई नोट, नहीं, और मिनिमम मान हो जाएगा कितना? 180, नहीं, माइनस ई नोट से आई नोट तक जाएगा। अगर हम लोग करंट की बात करें, करंट बराबर ई को हम क्या लिख सकते हैं? ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। 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 ई बराबर ई नोट है मैक्सिमम वैल्यू। ई नोट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं पीक वैल्यू। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कितना होगा? एन बी ए ओमेगा। कितना होगा? क्या कहेगा? एन बी ए ओमेगा। अगर हम लोग करंट में बदलेंगे तो दोनों तरफ आर से भाग दे दीजिए, तो हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा? आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई नोट का मान क्या होगा? तो एन बी ए ओमेगा बट्टे आर। नहीं, रेसिस्टेंस से अगर हम ईएमएफ में भाग दे दें तो क्या हो जाएगा? करंट। तो अगर हम करंट का ग्राफ बनाएंगे तो सेम टू सेम फेज होगा, लेकिन उसका मान क्या होगा? छोटा होगा। मान क्या होगा? छोटा होगा। क्यों होगा छोटा? तो रेसिस्टेंस से भाग देंगे, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो ये करंट भी मैक्सिमम होगा, ईएमएफ जीरो होगा तो करंट भी, लेकिन इसका मान क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? तो यह एक ऐसा करंट हो गया जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और, समझ में आया? तो वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, एसटीडी करंट, डायरेक्ट करंट। और वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिंग करंट। क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे ही कहे अल्टरनेटिंग करंट, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नोट, ई बराबर ई नोट साइन। वोल्टेज की बात करें तो ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ई बराबर ई नोट, ई बराबर ई नोट, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। और आई बराबर आई नोट साइन। मतलब जैसे ही अल्टरनेट कहे कि आपके दिमाग में ये दोनों इक्वेशन आ जाना चाहिए। जैसे कहे अल्टरनेट ईएमएफ, कहिएगा ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेट करंट तो हो जाएगा आई बराबर आई नोट। कोई दिक्कत अल्टरनेटिंग करंट में? तो यहाँ से आपका 7वां चैप्टर शुरू होगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो यह जनरेटर ऐसा था जिसमें हमने ऐसा करंट प्राप्त किया जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट? डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा और डायरेक्शन भी फिक्स होगा, और अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, डायरेक्शन भी बदलेगा। मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम पर जाएगा, मैक्सिमम से 0, 0 से मिनिमम पे जाएगा, मिनिमम से 0।
मैक्सिमम पर फिर 0, तो मतलब अल्टरनेट होता रहेगा, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो I बराबर आई नोट साइन ओमेगा। बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इस 2 इक्वेशन पर बनेंगे। I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड हो गया, कोई दिक्कत समझ में आया। अब यहाँ पर बात किया जाए कि अगर मान लीजिए इंड्यूस करंट का मान तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इंड्यूस करंट का मान डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पे। मैग्नेटिक फील्ड तो एक लिमिट है, वहीं तक हम पहुँच सकते हैं। करंट एरिया फिक्स है ओमेगा। स्पीड भी बढ़ा सकते हैं एक लिमिट तक ही। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट उत्पन्न होगा। तो जिस जनरेटर का पावर जितना चाहिए उसमें नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, ज़्यादा चाहिए। जितना नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल ज़्यादा रहेगा करंट उतना ज़्यादा निकलेगा, करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न कम होगा तो करंट कम इंड्यूस होगा, तो कम पावर का। लेकिन नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने की भी एक क्या है, सीमा। हम उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट है जहाँ पे जाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। एक जमा जितना बड़ा हमारा डिवाइस है हम उसी अनुपात में हम नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ा सकते हैं। तो करंट का मान हमको उससे भी ज़्यादा कभी कभी बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडर्न डे में ऐसे मैग्नेट का यूज किया जाता है जिसमें मल्टीपोल हो। क्या हो, पोल की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ध्रुवों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब हम लोग किसी जनरेटर में मल्टीपोल का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है अल्टरनेट। क्या कहलाता है, दिक् परिवर्तक। हिंदी में आप सुने होंगे दिक् परिवर्तक। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपोल। जब हम लोग सिंगल पोल के बदला में मल्टीपल पोल का इस्तेमाल करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, अल्टरनेटर। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अल्टरनेटर। क्या कहा जाता है, अल्टरनेटर। कोई दिक्कत समझ में आया। इस तरह से आपका ये 5 नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एसी जनरेटर। कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो इससे हमको प्राप्त हुआ अल्टरनेटिंग करंट का मान I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। इस तरह से आपका जो 6ठा चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म।